टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ नूरवशी सिंह और वक्त हो चला है मार्केट मूवर्स का, जहां पर हम बातचीत करने वाले हैं शेयर मार्केट की खबरों की और आज के बाजार में आपको क्या रणनीति बना करके चलनी है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद ही खास मेहमान अविनाश मेंटर रिसर्च सर्विसेज के फाउंडर एंड हेड रिसर्च। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। या गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम सर के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर जो सवाल लगा है वहां पर जाइए। वोटिंग आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और इस सेशन के लास्ट में हम अविनाश सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आप लोगों की वोटिंग रिजल्ट को लेकर के क्या है। अब जल्दी से सवाल देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर सवाल है कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा आप रिस्क देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है: टाटा कम्युनिकेशन, इन्फोसिस, ट्रेंड और एसबीआई लाइफ। एक एक करके यहाँ पर इन तमाम स्टॉक्स के बारे में चर्चा भी की जाएगी, तो उस बिहाफ पर भी जो है आप देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं और अपना वोट स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं विराज सर। सबसे पहले तो जितने भी हमें मिडिल ईस्ट की टेंशन नजर आ रहे हैं, ग्लोबल संकेत जितने भी दिख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी बाजार में जो है हमने देखा कि कल के सेशन में भी जो है गिरावट आती हुई नजर आई। आज की शुरुआत भी जो है वो गिरावट के साथ हुई है। आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं फिलहाल? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एक मार्केट थोड़ा-सा क्लैरिटी के लिए रुका है। आई थिंक अभी भी कोई क्लैरिटी आई नहीं है। दोनों साइड से डिमांड्स आई है। ईरान ने क्लियरली कहा है कि वो दूसरे राउंड ऑफ डिस्कशंस में इंटरेस्टेड नहीं है और हॉर्मुज़ के को लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उन्होंने बोला है कि इसका कंट्रोल तो वो बिल्कुल देंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी वापस क्रूड ऑयल का भाव वापस $103-104 हो चुका है। एफआई की जी। भी बिकवाली होने के कारण रुपया वीक हो चुका है, तो मार्केट अभी थोड़ा-सा कॉशियस हो चुका है क्योंकि जब तक कोई क्लैरिटी आती नहीं है, तब तक मार्केट में कोई अपवर्ड पोजिशनल बायस आना मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि अगले 6-8 दिन वापस थोड़ी ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करे और जब ये कंक्लूजन होगा कि वॉर सचमुच एंड होने वाली है, सॉल्यूशन निकलने वाला है, तभी बाजार में एक पॉजिटिविटी आएगी। तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स नेगेटिव बायस से ही चलेंगे और मेरे ख्याल से ज़्यादातर अभी रिजल्ट सीज़न का सीज़न है, तो जी। काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के नतीजे आएँगे, तो इन्वेस्टर्स अभी ये सब सारी चीज़ें फ़ोकस पे रखेंगे। ओके सर, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा कि अभी क्रूड के प्राइसेस में भी हमें दोबारा से एक रिकवरी आती हुई नजर आई है। $100 के ऊपर क्रूड पहुंच चुका है। रुपया भी जो है उसकी सिचुएशन को लेकर के भी आपका क्या टेक रहेगा सर, और इस दौरान क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए? नहीं, देखिए पहली बात तो जब क्रूड बढ़ता है तो मेरे ख्याल से जो ऑयल कंज्यूमिंग सेक्टर होते हैं जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, लुब्रिकेंट कंपनीज़ है, केमिकल है, स्पेशलिटी है, पेंट्स है, कार्बन ब्लैक है। मेरे ख्याल से देखिए पूरा असर इन कंपनीज़ के ऊपर नेगेटिव आएगा क्योंकि अगर क्रूड बढ़ता है तो इनके रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत इन्फ्लेशन है क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा-सा चिंता के मोड में है कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर जो आएगा, अगर क्रूड 105 से 115-20 डॉलर होता है, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इनफैक्ट कल कोई रिपोर्ट भी आया था कोटक सिक्योरिटीज़ का, उन्होंने बोला अगर क्रूड $120 होता है, हुँ, तो पेट्रोल जी। के कीमतें ₹25 से बढ़ सकते हैं। तो वो डेफिनिटली एक कंसर्निंग बात है। तो नियर टर्म में मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव बायस से ट्रेड करेगा, स्पेसिफिकली क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, यहाँ पर मार्केट को लेकर के अभी काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत तो नज़र आ रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं निफ्टी के अंदर? अभी हम देखिए तो 24,195 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए किन लेवल्स पे देख रहे हैं आप निफ्टी को? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से 24,000 मार्केट के लिए नियर टर्म सपोर्ट रहेगा। ऊपर के लेवल में कहना मुश्किल है क्योंकि देखिए कल और परसों एफआईआईएस की बिकवाली वापस बढ़ गई है और अगर हुँ, एफआईआईएस की बिकवाली बढ़ती है तो उसका भी प्रेशर रुपया के ऊपर और मार्केट सेंटिमेंट पे आता है। तो मुझे लगता है 24,000 नियर टर्म में एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर के लेवल में मुझे लगता है कि मार्केट यही कहीं मेरे ख्याल से कंसोलिडेट होना चाहिए। ऊपर में जाने के लिए अभी कोई मेजर नियर टर्म में ट्रिगर नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एक छोटे दायरे में ही मार्केट घूमेगा, लेकिन निचला लेवल आपको मॉनिटर करना है एट 24,000। एट 24,000 जो है इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर निफ्टी के अंदर। सर, बैंक निफ्टी की तरफ भी आना चाहेंगे। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं? प्रेशर यहाँ पर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी हम देखें तो आधे % से ज़्यादा की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? नहीं, यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि 2-3% नेगेटिव बायस से ही बैंक निफ्टी चल ट्रेड करेगा क्योंकि देखिए नॉर्मली जब निफ्टी के नीचे आता है तो बैंक्स काफ़ी हाई अल्फा और हाई बीटा वाले स्टॉक्स हुँ, होते हैं। तो सरकारी बैंक्स देखिए या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखिए, एनबीएफसीज़ देखिए तो कहीं न कहीं मुनाफ़ा वसूली आएगी।
बट मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो नतीजे अभी तक आ गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर देखिए, एचडीएफसी बैंक देखिए या सरकारी बैंक जैसे पीएनबी हाउसिंग हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से निवेश के मौके इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए इस स्पेस से, बट डेफिनिटली शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर मान के चलिए 8-10 दिनों में कुछ सॉल्यूशन निकलता नहीं है, तो मार्केट जी। डेफिनिटली नेगेटिव मोड में जाएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें हुई है, अभी कोई एक्शन या इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन बिल्कुल निकला नहीं। ओके, यहाँ पर अविनाश सर हम समझना चाहेंगे वेदांता को लेकर के आपका क्या टेक बन रहा है? लंबे समय से हमने देखा मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती हुई नज़र आई, अभी डीमर्जर की खबर भी आई है। क्या टेक रहेगा आपका सर इस काउंटर पर? ये देखिए लंबी अवधि के लिए वेदांता काफ़ी अच्छा वेल पोज़िशन्ड है क्योंकि अभी तो इनकी 5 कंपनीज़ में स्प्लिट होने वाली है हुँ, और ये शायद जी, मई के महीने में होगा और जी, निवेशकों को अच्छी बात है कि एक वेदांता के शेयर पे उनको 5 अलग-अलग कंपनीज़ में कंपनीज़ के शेयर मिलेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कर्जा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इन पाँचों कंपनीज़ हुँ, में और जिनको फ़ोकस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको सिर्फ़ मेटल में काम करना है या सिर्फ़ वो हुँ, ऑयल में काम करना है, वो वैसे एक आध कंपनी भी खरीद सकते हैं। और ये सेक्टर में मुझे लगता है मेटल सेक्टर में तो हाल ही में काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि ये चौथी तिमाही मेटल कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी आएगी और डिमांड नॉट ओनली डोमेस्टिक बट ग्लोबल प्राइसेज़ भी अच्छी तरह से बढ़े हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए लंबी अवधि के लिए अगर यहाँ पे कोई गिरावट आपको मिलती है, तो डेफ़िनिटली एक अच्छा मौका है। रिकॉर्ड डेट मेरे ख्याल से अभी अनाउंस हो चुकी है। तो रिकॉर्ड जी। डेट के बाद तो ये शेयर डेफ़िनिटली सिंगल नहीं बट मई के महीने में ये 5 अलग कंपनीज़ में ट्रेड करके आपको 5 अलग कंपनीज़ मिलेगी। तो पॉज़िटिव व्यू है, लेकिन लंबी अवधि की। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपने कहा कि जहाँ पर भी थोड़ी-सी हमें गिरावट देखने को मिले, तो वहाँ पर अच्छे मौके बन रहे हैं। तो क्या खरीदारी करंट लेवल पर भी की जा सकती है या फिर थोड़ा-सा वेट करने की सलाह और देंगे आप? नहीं देखिए, जो सेक्टर्स मुझे लगता है काम अच्छा करेंगे उसमें एक ऑटो है ऑटो हुँ, कंपोनेंट सेक्टर है, उसके बाद हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। देखिए आपको डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ऑटो में महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल है, पार्क मेडीवर्ल्ड है हुँ, उसके बाद होटल्स में इंडियन होटल्स है। तो मैं कहूँगा कि देखिए आपको ऐसे कंपनीज़ पे इसलिए बेट करना है क्योंकि नंबर्स भी अच्छे आएँगे और डोमेस्टिक फेसिंग जी। सेक्टर है जहाँ पे क्रूड का कोई लेना-देना है नहीं। तो हुँ, थोड़ा-थोड़ा करके खरीद लीजिए टुकड़ों-टुकड़ों में क्योंकि देखिए बाज़ार का मूड और वोलेटिलिटी हम कह नहीं पाएँगे कितना खराब हो हुँ। अगर ये सॉल्यूशन निकलता नहीं है। लेकिन मौके आपको ऐसे बाज़ार में ही निचले लेवल पे मिलेंगे। चलिए, ठीक है। तो कई सारे स्पेसेस हैं जहाँ पर आप अपना फ़ोकस मेंटेन करके चल सकते हैं। सर इन्फोसिस को लेकर भी अपडेट निकल कर के सामने आया पार्टनरशिप ओपन एआई के साथ यहाँ पर इस ये काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। अभी हम देखें तो 1258 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। इन्फोसिस पर आपका क्या राय रहेगी सर? देखिए, आज इन्फोसिस के नतीजे भी है और ये जो उन्होंने करार किया है वो डेफ़िनिटली पॉज़िटिव है क्योंकि देखिए अभी जो भी सर्विसेज़ आईटी कंपनी है वो ऐसे करार हुँ, करके अपना ग्रोथ आगे करेगी। पहले भी जी, इन्होंने एंथ्रोपी के साथ करार किया था। तो मैं जी। कहूँगा कि देखिए नंबर्स आने दीजिए बट लग तो रहा है कि नंबर्स ठीक-ठाक आएँगे और नंबर्स आने के बाद होपफुली अगर नंबर मार्केट को पसंद आते हैं तो थोड़ा-सा अपटिक आपको देखने को मिले क्योंकि आईटी में थोड़ा-सा मूड बदला है। मेरे ख्याल से कल एल-एन-टी टेक्नोलॉजीज़ और मेरे ख्याल से पर्सिस्टेंट के जो नंबर आ गए हैं जी। वो थोड़े-से खराब आ गए हैं और इसीलिए यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है, तो मार्केट हुँ। थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। तो डेफिनिटली न रिजल्ट्स आने दीजिए, कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद मेरे ख्याल से एक आपको एक अच्छा अपटिक होगा एंड मोस्ट लाइकली नंबर्स विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। ओके, सर एचसीएल टेक पर भी थोड़ा-सा समझना चाहेंगे, रिज़ल्ट्स के बाद जो है ये शेयर भी काफ़ी ज़्यादा टूटा, कल के आपने ट्रेडिंग सेशन में भी देखा 10% से ज़्यादा का डिक्लाइन इस काउंटर में हमें देखने को मिलेगा। क्या सलाह रहेगी सर एचसीएल टेक को लेकर के? नहीं देखिए, नंबर्स तो जो चौथे तिमाही के आ गए हैं, वो उम्मीद से काफ़ी खराब आ गए और वही कारण है जी। कि ग्रोथ का कोई इंडिकेशन नहीं है, प्लस आने वाला हुँ, क्वार्टर भी काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। तो मार्केट ये अनुमान लगा रहा था कि नंबर्स ठीक-ठाक आएँगे क्योंकि टीसीएस के नंबर आने के बाद उम्मीद थी कि इसका नंबर अच्छा आएगा। बट हुँ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है और उसी कारण से आज रिज़ल्ट के बाद आपको थोड़ा बिकवाली का प्रेशर दिख रहा है। देखिए, इसमें कोई जल्दी नहीं है खरीदने की क्योंकि मैं समझता हूँ हुँ, कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर आने दीजिए। मार्केट ग्रोथ हुँ। का इंतज़ार करेगा और जहाँ पे ग्रोथ है वहीं पे पैसा आएगा। तो यहाँ पे होल्ड की राय है, फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से अभी इस लेवल पे नहीं करनी।
चलिए, तो पोज़ीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म नज़रिया जो है फिलहाल पॉज़िटिव नज़र आ रहा है एचसीएल टेक को लेकर के। सर, ट्रेंड के नतीजे भी निकल कर के आए और अभी हम देखें तो इसमें 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा खासा चला भी है ये काउंटर सर, 4263 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1 महीने में 26 साढ़े 26% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अब इस पे क्या लेवल्स आप इम्पोर्टेंट देख रहे हैं सर ट्रेंड के अंदर? नहीं देखिए, अभी इस लेवल से स्टॉक को एकदम बड़ा उछाल दिखाने के लिए टाइम लगेगा। हालाँकि इनके नंबर हुँ, जो कल आए हैं, नंबर्स तो बहुत हुँ। अच्छे आ गए हैं। जी। बोथ रेवेन्यू एज़ वेल एज़ प्रॉफिट फ्रंट पे। बट मैं इनका यही कहूँगा निवेशकों को, देखिए ये एक ऐसा शेयर है जो आपको कम से कम साल, डेढ़ साल के नज़रिए से टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदना है। ऐसा नहीं है कि आज खरीदने के बाद 2 दिन में स्टॉक बढ़ेगा। और प्योर ट्रेडिंग व्यू जो भी लेता है वो आपका खुद अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करे। लेकिन निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पैसा बड़ा बनाना है, तो आपको मिनिमम साल, डेढ़ साल का नज़रिया लेके ही काम करना है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं, आगे भी ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहेगा, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और मेरे ख्याल से एसआईपी यूज़ करिए, क्योंकि इसी से आपका एवरेज कॉस्ट भी थोड़ा निचले लेवल पे मिलेगा और आपको अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी अगले 12 से 15 महीने। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये नज़रिया ट्रेंड के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट सर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के समझना चाहेंगे। अभी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही हुई है और इनका ऑर्डर बुक अभी से काफ़ी ज़्यादा मज़बूत नज़र आया है। 569 करोड़ का नए ऑर्डर उन्होंने हासिल किए हैं। बीईएल करंट लेवल से आपको कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर अभी नहीं पोज़ीशन देखिए, बनाई जा सकती है? नंबर तो देखिए, ये ऑर्डर विन का मामला तो रेगुलरली अभी होने वाला है और इनके ऑर्डर बुक तो रेगुलरली अभी बढ़ रही है। देखिए, जी। ये भी एक ऐसा शेयर है जो मुझे लगता है कि आपको नज़रिया थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ऑलरेडी फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहा है। और यहाँ पे भी मैं हुँ, कहूँगा कि कोई भी डिफेंस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना शायद गलत होगा। तो लंबा हुँ। नज़रिया है तो इसमें भी थोड़ा-सा एक निचले लेवल पे आप खरीद सकते हो, बट डेफिनिटली इस लेवल पे थोड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि खरीदने लायक शेयर है। ऑल्दो ऑब्वियसली ऑर्डर विल तो बहुत अच्छी है, इसका असर हुँ, पॉजिटिवली कंपनी के फाइनेंशियल्स पे प्ले होगा। तो अगर गिरता हुँ। है, मान के चलो 5 से 10% अगर आपको निचले लेवल पे मिलता है, तो एसआईपी करके इसको एक्यूमुलेट करिए, बट एक्जिस्टिंग जो निवेशक है वो होल्ड करें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये सलाह दी गई है आपको बीईएल को लेकर के। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं जियो फाइनेंशियल्स की तरफ। यहाँ पर भी खबर निकल कर के आई कि अलायंस के साथ इन्होंने 50% की हिस्सेदारी के लिए जॉइंट इंश्योरेंस वेंचर के जॉइंट वेंचर को मंजूरी दी है। सर ऐसे में जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें अभी हम देखें तो इसमें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, 245 के लेवल पर। पोज़ीशन बनाई जा सकती है सर फ्रेश एंट्री? देखिए, वही लोग करें जो थोड़ा लंबा सोचते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता नहीं रिजल्ट्स के बाद कोई बड़ी री-रेटिंग आएगी। देखिए, हुँ, ये बिज़नेस ऐसा है कि अगले डेढ़ 2 साल में जियो फाइनेंस बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिज़नेस को ग्रो करेगा। इनकी बैलेंस शीट साइज़ बहुत बड़ी है, करीबन 1.5 लाख करोड़ का बैलेंस शीट है, रिलायंस इनकी पेरेंट कंपनी है। तो अपॉर्च्युनिटी तो बहुत है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। हाँ, अगर 12-18 महीने का टाइम फ्रेम लेके कोई काम करता है, तो निचले लेवल पे हुँ। डेफ़िनेटली करिए। ग्रुप बड़ा है, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बड़ी है, तो इसमें पैसा ज़रूर बनेगा, बट टाइम लंबा रखना है। चलिए, सर हम एक इस पे भी हम ज़रा आपकी राय समझना चाहेंगे। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी इस पर आपकी क्या राय रहेगी सर? 922 पर चल रहा है, कल के सेशन में भी हमने देखा एक रफ्तार आती हुई नज़र आई, अभी भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा सर इसमें? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड चलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। पिछले 1-2 दिनों में कंपनी ने न्यूज़ की है कि इनकी लिथियम बैटरी हुँ, प्लस इनका जो सस्टेनेबल एनर्जी वाली बैटरी है, वो भी टेलीकॉम में भी यूज़ हो रही है। प्लस वेरी सून ये फ्यूल सेल भी बनाने वाले हैं, तो इसका असर तो पॉज़िटिवली आएगा। बट देखिए, ये सारी चीज़ें नंबर को रिफ्लेक्ट करने में कम से कम 6-12 महीना ज़रूर लगेगा। और मुझे लगता है कि शेयर शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी काफ़ी जल्दी भाग चुका है, तो अभी शायद थोड़ा-सा और भागे और उसके बाद थोड़ी मुनाफ़ा वसूली भी आ सकती है। तो मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी ऑलरेडी मूव हो चुका है। यहाँ से अगर किसी को डिलीवरी में लेना है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा प्राइस को करेक्ट होने दीजिए, तब मौके आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है। अविनाश सर हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, एक-एक करके आपकी सलाह उस पर भी जानना चाहेंगे। अश्विनी जोशी जी सबसे पहले पूछ रहे हैं कि सर आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 24,000 से नीचे के लेवल्स दिखा सकता है? अगर मान के चलिए क्रूड $120 हो गया और अगले 8-10 दिन में कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है ईरान यूएस के बीच में, तो डेफ़िनेटली मार्केट गिर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, ये जो भी रैली हुई थी, वो उम्मीद पे हुई थी। अगर हुँ, 8-10 दिनों में कोई सॉल्यूशन आता नहीं है, तो डेफ़िनेटली 24,000 को टूटने में कोई दिक्कत होगी नहीं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के सर ये जानना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से प्राइस पर बाय कर सकते हैं? देखिए, कोटक बैंक मुझे लगता है कि एग्ज़ैक्ट प्राइस बताना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप एक एसआईपी करिए और कम से कम डेढ़ 2 साल का नज़रिया रखिए। आप एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए, आपको ये एवरेज प्राइस डेफ़िनिटली अच्छी मिलेगी क्योंकि आप पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक शॉट में मत करिए। हुँ। 10% 15% जो भी आप निवेश करना चाहते हैं, वैसे खरीद के आप अपना पोज़ीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इन्होंने पूछा है और कोटक बैंक स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। आपसे भी हमने बात की तो आपने कई सारे पीएसयू के अलग-अलग नाम भी मेंशन किए हैं। तो क्या कोटक एक सही बेट है या फिर आपने जो रिकमेंडेशन दी है, वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, मेरे ख़्याल से जब भी आप पोर्टफ़ोलियो बनाते हो, तब आप एक बैंक के ऊपर पूरा पैसा लगाओगे, तो वो रिस्की हो सकता है। तो आप सरकारी और प्राइवेट दोनों इंक्लूड करिए, एसबीआई है, उसके बाद कैनरा बैंक है, छोटे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, प्राइवेट में अगर आपको चाहिए तो कोटक और आईसीआईसीआई बैंक, तो थोड़ा-थोड़ा निवेश करके एक बास्केट करिए, इससे आपको डेफ़िनिटली ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके। आईडीबीआई बैंक को लेकर के सर एक सवाल आया है, इन्होंने 160 के लेवल पर बाय किया हुआ है सर, अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव समझना चाह रहे हैं सर इस काउंटर में। देखिए, लॉन्ग टर्म तो इस बैंक का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि अभी नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका जो स्ट्रैटेजिक सेल था, वो गवर्नमेंट ने कैंसल कर दिया है। वही कारण था कि शेयर में ब भारी गिरावट आई है। अभी वापस गवर्नमेंट सोच रही है कि कोई दूसरा इन्वेस्टर के साथ ये बात करे, तो जब तक कोई नया स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आता नहीं है, जब तक गवर्नमेंट अपना मन नहीं बनाती है इसको बेचने के लिए, तब तक शेयर थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए बैंक बहुत अच्छा है। अगर आपका नज़रिया कम से कम साल, डेढ़ साल का है, तो बैंक ज़रूर अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखाएगा। बट शॉर्ट टर्म में ये जो स्ट्रैटेजिक सेल का डिसीज़न कैंसल हुआ है, ये मार्केट को हुँ। पसंद नहीं आया। वही कारण है कि शेयर डाउन है। चलिए ठीक है, तो यानी कि आप अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपका टाइम होराइज़न जो है वो 1 से डेढ़ साल के लिए है। नेक्स्ट सिद्धार्थ शर्मा जी, ये भी हमारे प्राइम दर्शक हैं। अभी आपने सर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम मेंशन किया था, क्या करंट लेवल पर एंट्री की जा सकती है? इनका सवाल है। नहीं, बिल्कुल अगर आपका साल भर का टाइम फ्रेम है तो एम-एन-एम डेफ़िनिटली आप खरीद लीजिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखिए एक समय पे पूरा पैसा मत लगाइए। अगर जो भी राशि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसको स्टैगर्ड मैनर में खरीद लीजिए क्योंकि ऑलरेडी शेयर भाग चुका है 3000 से मेरे ख्याल से अभी 3250 है। तो अगर आपको अच्छा प्राइस चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा करके खरीद लीजिए। नंबर्स हुँ। एम-एन-एम के बहुत बढ़िया आएँगे और मुझे लगता है आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं राज सावल जी का। इनका सवाल है सर कि ये बाय करना चाहते हैं किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़, तो क्या बाय कर सकते हैं अभी? देखिए, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है और सारे मेरे ख्याल से दूसरे किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनीज़ में इनका स्टेक है। तो यहाँ पे जी। मैं इनको यही कहूँगा कि नज़रिया कम से कम डेढ़ 2 साल रखिए क्योंकि बाज़ार में से ये किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है वो काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी भाग भी हुँ। चुका है। तो मैं कहूँगा कि आपका नज़रिया थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज़ इनके इन्वेस्टमेंट बास्केट में है, वो जब बढ़ेंगी तभी इनको बेनिफिट होगा और इनके लिए इनकम तो सिर्फ़ डिविडेंड ही होता है। तो डेढ़ 2 साल का नज़रिया किसी के पास है तो निचले लेवल पे ज़रूर ऐड करिए। चलिए ठीक है, तो नेशनल लेवल पर आप किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ को देख कर के चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्लेनमार्क फार्मा 2108 के लेवल पर इन्होंने बाय कर रखा है सर। आने वाले समय में कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, सीडीएमओ स्पेस में प्लस यूएस मार्केट में ग्लेनमार्क का काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है। मुझे लगता है कि आपका टाइम फ्रेम अगर साल भर का है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। डेफ़िनिटली कंपनी अच्छा काम करेगी। अभी Q4 के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन नंबर्स अगर ठीक-ठाक और अच्छे आते हैं, तो नियर टर्म में भी स्टॉक में थोड़ी-सी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक होल्ड करिए। ये स्टॉक में मुझे लगता है अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम लेके डिलीवरी ट्रेड ओके, सर यहाँ पर आपने मेंशन किया कि अगर आपका टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा-सा लंबा है तो बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्टॉक नज़र आ सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? कि शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूँगा देखिए इस मार्केट में अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, तो ही आप पैसा बनाओगे। तो मैं कहूँगा कि देखिए नॉर्मली जब रिज़ल्ट आते हैं, जैसे आज इन्फोसिस का रिज़ल्ट आने वाला है। आप इन्फोसिस में पोज़ीशन ले लीजिए, न नंबर अगर अच्छे आ गए तो आपको 3-4% का मूव ज़रूर मिलेगा। हालाँकि मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट हूँ नहीं, बट मैं आपको वही बोलता हूँ कि यू हैव टू बेट ऑन सम न्यूज़, उसके बाद ही आपको शॉर्ट टर्म में ट्रिगर मिलेगा। तो रिज़ल्ट्स एक अच्छा समय होता है जब आप कोई कंपनी के ऊपर बेट करते हो
अभी रिजल्ट्स आए नहीं है, तो इन्फोसिस अभी निचले लेवल पे चल रहा है। जैसे ही अच्छे नंबर आएँगे, आपको अच्छा नंबर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बट ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि रिजल्ट कैसे आएगा। अगर रिजल्ट अच्छा आता है, तो आपको 2-3% का मूव तो कंफर्टेबली आज मिलना चाहिए। ओके। नेक्स्ट सुधा वर्मा जी का क्वेश्चन आया सर एमआरपीएल को लेकर के 192 की बाइंग प्राइस है इनकी, जानना चाह रही हैं आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे। पिछले एक हफ्ते में अच्छा मूव आता हुआ तो नजर आया सर, इसमें 8.5% से ज्यादा की तेजी आज भी हम देख रहे हैं, 2.13% अपसाइड इस पे देखने को मिल रही है, इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही नजर आ रहा है। आगे के टारगेट्स आप यहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर क्रूड बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इनके लिए दिक्कत ही होगी, क्योंकि इनके लिए क्रूड रॉ मटेरियल है, इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अगर मान के चलिए कि इनको एक ₹4-5 ऊपर ये स्टॉक जाता है, थोड़ा-सा तो आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि माहौल तो काफ़ी वोलेटाइल है। अगर क्रूड वापस $103-4 से 110-108 डॉलर जाता है, तो हम्म। इमीडिएटली नेगेटिव इम्पैक्ट आपको सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, रिफाइनरीज़ पे आएगा। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा तो आई थिंक अगर मुनाफ़ा ऊपरी लेवल पे मिलता है, तो थोड़ी पोज़ीशन हल्की करें, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। चलिए ठीक है, तो ये सलाह देख कर के चल सकते हैं आप। नेक्स्ट दिव्यांशु जी का सवाल ले लेते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी बाय करना चाहते हैं सर ये। अभी हम देखें तो इस बाज़ार डाउन चल रहा है, लेकिन इस पे जो आधे परसेंट की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 457 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अविनाश सर आपसे समझना चाहेंगे, क्या बाय किया जा सकता है इस काउंटर को? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है और पावर जनरेट करता है सोलर एनर्जी से। तो कहीं न कहीं देखिए, नज़रिया थोड़ा मीडियम टर्म रखिए, क्योंकि अभी क्रूड के प्राइसेज़ जब बढ़े हैं, तभी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स चले और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी फ़ोकस कर रही है। तो मेरा मानना है कि आपका नज़रिया कम से कम 12-15 महीने रखिए। अच्छा ग्रुप है, अच्छा पोज़ीशनिंग है, बट आपका ये डिलीवरी ट्रेड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर जीएमटीसी को लेकर के, कह रहे हैं कि इनकी पोजीशन है यहाँ पर 5% डाउन चल रहा है। क्या करें सर, 694 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, अपनी पोजीशन को होल्ड रखने की सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जीएमडीसी काफ़ी जल्दी भागा है, अभी थोड़ा कंसोलिडेट होगा। आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, तो मैं कहूँगा कि जो भी मुनाफ़ा आपको मिल रहा है, आप निकल जाइए। बट अगर आपका नज़रिया 6 टू 8 मंथ है, तो मैं कहूँगा कि जीएमडीसी में डेफ़िनेटली अच्छी बात है कि अभी वो रेयर अर्थ की फैसिलिटी डाल रहे हैं। इनका जो लिग्नाइट का बिज़नेस है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर को ये सप्लाई करते हैं। तो कहीं न कहीं हुँ। मेरे ख्याल से 6 टू 12 मंथ्स का आउटलुक पॉज़िटिव है, तब होल्ड करें। बट एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, तो स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी भाग चुका है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, तो बेटर टू एग्ज़िट। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आएगा, ऐसा लगता है। चलिए, तो आप अपना टाइम टाइम होराइज़न के अकॉर्डिंग जो है सलाह को देख कर के चल सकते हैं। अगर थोड़ा-सा स्ट्रेच करके चल सकते हैं तो ठीक बात है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप निकलने के मौके भी देख सकते हैं। पोल क्वेश्चन देख लेते हैं। अविनाश सर आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों ने जो वोटिंग की है उस पर आपकी आपके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या रहेगी? सवाल है कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा आप रिस्क देख रहे हैं? टाटा कम्युनिकेशन, इन्फोसिस, ट्रेंड, एसबीआई लाइफ। टाटा कम्युनिकेशन रह गया यहाँ पर बातचीत करने से। 52% वोटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिली है, 24% वोटिंग ट्रेंड की तरफ है, 19% वोटिंग जो है इन्फोसिस की तरफ है और एसबीआई लाइफ की तरफ 5% वोटिंग हमारे दर्शकों ने दी है। सर आपका क्या नज़रिया है इस पर? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से इन सारे शेयर्स में मैं कहूँगा कि टाटा कम्युनिकेशंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नंबर कल दिखा चुका है। बट हुँ। अगर एसबीआई लाइफ की बात करें और दूसरे शेयर्स की बात करें, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से शायद इतना डाउनसाइड नहीं आएगा। आई थिंक वहाँ पे तो स्टॉक स्टेबल रहेंगे। टाटा कम्युनिकेशन में मुझे लगता है थोड़ा समय दे दी, हो सकता है स्टॉक आपको निचले लेवल पे मिले। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा कोई? हाँ, इनफैक्ट देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे आज बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स बताए, लेकिन पर्सनल लेवल पे कोई पोज़ीशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।